हेलो एंड वेलकम टू सिविल्स एग्ज़ाम। आज हम देखेंगे एसएससी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में अगला टॉपिक वो है बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म जो है ये अगला टॉपिक है और इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि डैश वाज द फर्स्ट वुमन टू बिकम ए नन इन बुद्धिज़्म। तो कौन पहली वुमन जो बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनी थी। तो ये ऑप्शन है महाप्रजापति गौतमी, सुजाता, संघमित्रा, धम्मानंद भिक्षुणी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वो है महाप्रजापति गौतमी। तो महाप्रजापति गौतमी जो थी ये बुद्ध धर्म में पहली नन बनी थी जो महिला थी। तो महाप्रजापति गौतमी इसका सही आंसर होगा। कौन थी ये महाप्रजापति गौतमी? तो ये जो गौतम बुद्ध थे इनकी फॉस्टर मदर थी और मौसी थी। क्योंकि जो गौतम बुद्ध की जो ओरिजिनल मम्मी थी, माता थी क्वीन माया, उन्होंने जब गौतम बुद्ध को जन्म दिया था वो उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी। तो गौतम बुद्ध को बचपन से पाला और उनको बड़ा किसने किया? तो वो किया था महाप्रजापति गौतमी ने। इसके बाद वो महाप्रजापति गौतमी जो थी ये पहली भिक्षुणी बन गई। बौद्ध परंपरा के अनुसार उन्होंने 500 अन्य महिलाओं के साथ पैदल चल के बुद्ध में के संघ में प्रवेश का अनुरोध किया था। किन्होंने? जो महाप्रजापति गौतमी थी ये 500 महिलाओं के साथ गई थी और इन्होंने कहा था कि बौद्ध संघ में प्रवेश का इन्होंने अनुरोध किया। क्योंकि जो महात्मा बुद्ध थे वो कभी नहीं चाहते थे कि जो महिलाएं हैं ये बौद्ध धर्म अपनाएं। इसके बाद आनंद नाम के जो महात्मा बुद्ध के आनंद नाम के एक शिष्य थे। तो उनके हिसाब से अब जो बुद्ध थे वो महिलाओं को नहीं चाहते थे शुरू में कि वो संघ में प्रवेश करें। क्योंकि महात्मा बुद्ध का मानना था कि जिस दिन महिलाएं संघ में प्रवेश करेगी उसके 500 साल तक ही बौद्ध धर्म बचेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। बट उनके जो शिष्य थे आनंद ने इस चीज़ में हस्तक्षेप किया और उन्होंने महिलाओं की पैरवी की और उससे उनसे सहमत होकर फिर महात्मा बुद्ध ने अलाउ कर दिया था कि महिलाएं भी संघ ज्वाइन कर सकती है। अब हम देखते हैं कि सुजाता कौन थी। तो ये एक महिला थी। जब महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटक रहे थे और जब कई दिन का उपवास रखने के बाद जब वह बहुत ज़्यादा भूखे हो गए और तब उन्होंने, ये जो सुजाता नाम की महिला थी, इन्होंने महात्मा बुद्ध को खीर खिलाया था। इसके बाद संघमित्रा कौन थी? तो संघमित्रा जो थी ये बेटी थी सम्राट अशोक की। तो संघमित्रा कौन थी? बेटी थी सम्राट अशोक की। और सम्राट अशोक ने संघमित्रा को भेजा था कहाँ? श्रीलंका में। संघमित्रा और सम्राट अशोक का एक बेटा था महेंद्र और दूसरी संघमित्रा, इन दोनों को भेजा था अशोक ने कहाँ पे? श्रीलंका में बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। और धम्मानंद भिक्षुणी कौन थी? ये एक मॉडर्न डे फिगर थी। ये एक थाई महिला थी जिसने ये 2003 में थेरावाद भिक्षुणी के रूप में पूर्ण दक्षिणा प्राप्त करने वाली ये पहली थाई महिला बनी थी। तो ये धम्मानंद भिक्षुणी एक थाई महिला थी जो कि पूर्ण रूप से ये थेरावाद में भिक्षुणी बन गई 2003 में। थेरावाद क्या है? तो थेरावाद बुद्ध धर्म का ही एक सेक्ट है। थेरावाद सेक्ट, बुद्ध धर्म के कई सेक्ट हैं जैसे कि महायान, हीनयान, थेरावाद, उसमें थेरावाद। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट इज नॉट लोकेटेड इन वेंगी रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। इनमें से कौन सा बुद्धिस्ट साइट है जो
वेंगी रीजन, जो आंध्र प्रदेश का वेंगी रीजन है, वहाँ पे नहीं है, नॉट लोकेटेड। तो ऑप्शन है जगैयापेट्टा, चौखंडी, अमरावती, नागार्जुन कोंडा। तो इनमें से कौन सा है जो आंध्र प्रदेश में नहीं है? तो कौन सा है? वो है चौखंडी। चौखंडी जो है ये बुद्धिस्ट साइट तो है, बट आंध्र प्रदेश के वेंगी में नहीं है। बाकी तीनों जो है आंध्र प्रदेश के वेंगी में है, जयग्यापट्टा, अमरावती और नागार्जुन कोंडा। ये आया था एसएससी जेई सिविल 2023 के। तो चौखंडी जो है वो करेक्ट आंसर इसका चौखंडी है। चौखंडी आंध्र प्रदेश के वेंगी में नहीं है। वेंगी रीजन कहाँ पे है? तो वेंगी जो रीजन है, वेंगी जो क्षेत्र है, ये कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच का क्षेत्र है और इसे कहते हैं ये बुद्धिस्ट आर्ट का हब है। बौद्ध कला और वास्तुकला का एक प्रमुख केंद्र था ये। किसके टाइम में? खास करके सातवाहन और इक्ष्वाकु डायनेस्टी और सातवाहन डायनेस्टी के टाइम में। चौखंडी स्तूप कहाँ पे है फिर? तो चौखंडी स्तूप जो है, चौखंडी स्तूप ये उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है और चौखंडी स्तूप को माना जाता है कि यह वह स्थान है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने पहले 5 शिष्यों से मुलाकात की थी। तो पहले 5 जो डिसाइपल भगवान बुद्ध के थे, जिनको भगवान बुद्ध मिले थे इनलाइटमेंट प्राप्त करने के बाद, वो यहीं पे पाए गए थे। तो पहले 5 डिसाइपल से जो मिले थे वो चौखंडी में ही मिले थे। इसके बाद अमरावती। अमरावती कहाँ है? तो ये अमरावती, तो जैसा कि इसमें आंसर है कि अमरावती जो है ये आंध्र प्रदेश में ही है और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत स्तूप भी है, ग्रेट स्तूप मचायती ये भी है। और किसके लिए फेमस है अमरावती? तो वाइट मार्बल कार्विंग के लिए फेमस है। जगैयापेट्टा। जगैयापेट्टा कहाँ पे? तो ये कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है और ये भी बुद्धिस्ट स्तूप के लिए फेमस है। नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा जो है ये भी आंध्र प्रदेश में है और ये फिलोसफर जो हुए थे नागार्जुन, उनके नाम पे ये है। फिर हम देखेंगे जो चारों स्तूप थे ये कहाँ कहाँ है। तो चौखंडी स्तूप कहाँ था? तो चौखंडी स्तूप जो था ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में था। और क्यों ये फेमस है चौखंडी स्तूप? तो महात्मा बुद्ध ने जब अपना इनलाइटमेंट प्राप्त किया था, मतलब ज्ञान प्राप्त किया था, उसके बाद जो पहली बार अपने 5 डिसाइबल से मिले थे वो यहीं मिले थे, चौखंडी स्तूप के पास। अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। किसके लिए फेमस है? जो वाइट मार्बल जो होते हैं स्तूप, उनके लिए फेमस है। नागार्जुन कोंडा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। किसके लिए फेमस है? तो ये महायान बुद्धिस्ट सेंटर था। बुद्धिस्ट में 2 मेन सेक्ट होते थे जो बुद्ध में, एक मिनट, बुद्धिज्म में सबसे पहले बुद्धिज्म में क्या था? हीनयान। हीनयान जो थे ये ओरिजिनल बुद्धिज्म था, जो गौतम बुद्ध ने शुरू किया था, वो हीनयान शुरू किया था। हीनयान जो था ये मूर्ति पूजा में नहीं मानता था, आइडोलिज्म में नहीं मानता था और ये भगवान बुद्ध की सारी बातों को मानता था। फिर इसके बाद आगे चल के हीनयान से टूट के लोग एक नए सेक्ट में बन गए, महायान। महायान, और महायान जो था इसमें बुद्ध की मूर्ति की पूजा की जाती है, बुद्ध के आइडोल की पूजा की जाती है इसमें महायान सेक्ट में, और इसी में से टूट के आगे बने थे थेरावाद। तो जो नागार्जुन कोंडा था ये महायान सेक्ट का हब था। फिर जगैयापेट्टा। जगैयापेट्टा ये भी आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पे स्तूप जो है ये कंटेन करता है अर्ली ब्रह्मी इंस्क्रिप्ट को और स्तूप रिमेन्स को। हिंदी में चौखंडी कहाँ पे है? सारनाथ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे 5 जो शिष्य थे उनसे मुलाकात की थी महात्मा बुद्ध ने। अमरावती आंध्र प्रदेश, ये किसके लिए फेमस है? तो जो संगमरमर की मूर्तियाँ हैं उसके लिए फेमस है। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, और ये किसके लिए फेमस है? तो ये महायान बौद्ध
बौद्ध धर्म का एक केंद्र था। जगैयापेट्टा ये आंध्र प्रदेश में है और ये ब्राह्मी शिलालेख के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है विच ऑफ दी, ये एसएससी एमटीएस 2023 में आया है और ये है विच ऑफ द ओल्डेस्ट स्तूप ऑफ द बुद्धिस्ट पीरियड। तो बुद्धिस्ट पीरियड का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? ऑप्शन ए धामिक स्तूप, ऑप्शन बी महाबोधि, ऑप्शन सी सांची स्तूप, ऑप्शन डी सैफरन स्तूप। तो इनमें से कौन सा है जो सबसे ओल्डेस्ट स्तूप है? तो वो है सांची स्तूप। जो सांची स्तूप है ये सबसे ओल्डेस्ट स्तूप है इन चारों में। सांची स्तूप को कहा जाता है ग्रेट स्तूप ऑफ सांची। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये सांची स्तूप जो है ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। ऐसे कहा जाता है कि ये ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है इंडिया का। ये ओरिजिनली कमीशन किसे किया गया था? कमीशन किसने किया था? मौर्यन एम्पायर ने, अशोका द ग्रेट ने। कब? 3rd सेंचुरी BC में। ठीक, फिर बाद में जो है शुंग काल में इसका विस्तार किया गया था, उसे पत्थर से ढक दिया गया था, जो सांची स्तूप जो बनवाया। धामिक स्तूप, हम धामिक स्तूप की बात करें तो धामिक स्तूप कहाँ है? तो ये भी सारनाथ में है और ये कब बिल्ट हुआ था? 500 AD में या CE में। जो अर्लियर स्ट्रक्चर थे अशोका उसको रिप्लेस करने के लिए। यह उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो बुद्ध ने अपना जहाँ पहला उपदेश दिया था उसको सिंबलाइज करता है। कौन? धामिक स्तूप। महाबोधि टेम्पल कहाँ पे है? तो महाबोधि टेम्पल ये बोध गया में है और ये 5 से 6 सेंचुरी AD में ये है, बना था। फिर सैफरन स्तूप, केसरिया स्तूप, ये कहाँ है? तो भारतीय पुरातत्व के संबंध में यह किसी प्रमुख प्राचीन बौद्ध स्तूप का मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक नाम नहीं है। तो ऐसा कोई स्तूप नहीं है, सैफरन स्तूप नहीं है। फिर हम देखें सांची स्तूप, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। किसने बनाया था? कब बनाया था? 3rd सेंचुरी BC में अशोका ने। धामिक स्तूप ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में और ये सारनाथ में था शायद धामिक स्तूप और 6th सेंचुरी AD में बना था। अमरावती स्तूप ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में 2nd सेंचुरी BC में बना था। भरहूत स्तूप कहाँ पे? मध्य प्रदेश 2nd सेंचुरी BC में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है बुद्धा मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन एंड अंडर ए पीपल ट्री एट डैश वेयर ही अटेन एनलाइटमेंट। बुद्ध ने कई दिनों तक एक पीपल के नीचे ध्यान किया जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वो कौन सा पीपल का पेड़ था जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, उज्जैन। इसमें से कहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? ये CHSL 2023 में आया था, तो वो है बोधगया। तो महात्मा बुद्ध को कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था बोधगया में। गौतम बुद्ध ने वर्तमान बिहार के बोधगया शहर के पास उर्वेला, जो उर्वेला है वहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए बोध मतलब ज्ञान को प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 623 में। कहाँ पे? नेपाल के लुम्बिनी प्रांत में। फिर देखें तो गौतम बुद्ध का जन्म तो हुआ था 623 BC में नेपाल के लुम्बिनी प्रांत में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था शाक्य क्लैन में। शाक्य वंश के कुलीन परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनके जो गौतम बुद्ध के पिता थे वो शाक्य वंश के मुखिया थे, शुद्धोधन उनका नाम था और इनकी माँ का नाम था माया। माया जो थी वो कोलियन प्रिंसेस थी। तो मतलब गौतम बुद्ध के पिता जो थे शुद्धोधन वो शाक्य क्लैन से संबंधित थे और गौतम बुद्ध की मम्मी माया जो थी वो कोलियन प्रिंसेस थी।
अब देखिए तो सारनाथ क्यों फेमस है? तो सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला सरमन दिया है, अपना पहला जो ज्ञान दिया है वो सारनाथ में ही दिया है। इसीलिए सारनाथ को कहा जाता है, इस पहला जो ज्ञान दिया है सारनाथ में भगवान बुद्ध ने, उसको कहा जाता है धम्म चक्र परिवर्तन। ये ज्ञान किसको दिया था? अपने 5 शिष्यों को दिया था। कुशीनगर क्यों फेमस है बुद्ध धर्म में? तो यहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना देह त्यागा था, जिसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। फिर है उज्जैन क्यों फेमस है? ये उज्जैन जो है एंशियंट सिटी जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पे है। और ये क्यों फेमस है? तो उज्जैन जो है ये इंडियन हिस्ट्री में तो फेमस है, पर ये बौद्ध धर्म में फेमस नहीं है। मतलब बौद्ध धर्म से इसका कोई लेना देना उतना नहीं है। यह भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है, लेकिन यह बुद्ध के जीवन के 4 प्राथमिक पवित्र स्थलों में नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट है डैश वह पुस्तक थी जिसमें बौद्ध संघ के लिए बनाए गए सभी नियम लिखे गए थे। डैश वाज द बुक इन विच ऑल द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वाज रिटन डाउन इन। तो कौन सी बुक थी जिसमें बौद्ध संघ के या बुद्धिस्ट संघ के सारे रूल्स बनाए गए थे वो लिखे गए थे? ऑप्शन है पहला सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, मिलिंद पन्हो और विनय पिटक। तो इनमें से कौन सा है जिसमें बौद्ध धर्म के सारे रूल्स लिखे गए थे? तो वो था विनय पिटक। यह SSC MTS 2023 में आया था। तो विनय पिटक जो था ये करेक्ट आंसर होगा। तो बौद्ध धर्म में 3 पिटक होते हैं जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक कौन से त्रिपिटक? ये जो बौद्ध धर्म ग्रंथ के समूह को कहते हैं त्रिपिटक, यानी 3 टोकरी। उसमें पहला पिटक है विनय पिटक, दूसरा पिटक था सुत्त पिटक, तीसरा पिटक था अभिधम्म पिटक। तो पहला पिटक जो था विनय पिटक, इसमें क्या दिया है? ये रूल्स और रेगुलेशंस दिए गए हैं इसमें। किसके लिए? जो संघ को ज्वाइन करता है। कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है, जो मॉन्क्स और नन्स बनेंगी, जो भिक्षु और भिक्षुणी जो रहेंगी, जिन्होंने संघ को ज्वाइन किया है, उनके लिए एक आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट है कि वो कैसे रहें, क्या पहने, कैसे उस कम्युनिटी में समुदाय के साथ बातचीत करें। ये सभी चीज़ें दी गई है विनय पिटक में। मतलब विनय पिटक में कह सकते हैं कि रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताया गया है। जबकि सुत्त पिटक जो है इसमें बुद्ध के सरमन यानी बुद्ध के उपदेश और शिक्षाओं का संग्रह है। सुत्त पिटक में बुद्ध के शिक्षाओं का और उनके उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक। ये फोकस किस पे करता है? तो ये फोकस करता है फिलोसफिकल और एथिकल एस्पेक्ट्स जो बुद्ध के दिए गए थे। बुद्ध धर्म के दार्शनिक और नैतिक पहलुओं पर यह ध्यान केंद्रित करता है। तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक। ये मोर टेक्निकल और फिलोसफिकल एनालिसिस करता है। मतलब यह बुद्ध की शिक्षाओं का तकनीकी और दार्शनिक विश्लेषण करता है। जो भगवान बुद्ध ने जो भी शिक्षाएं दी थी, पहले तो जो विनय पिटक है इसमें तो रूल रेगुलेशन दिए गए जो भिक्षु और भिक्षुणी है। फिर सुत्त पिटक है, इसमें भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान दिया था वो है। और अभिधम्म पिटक में उस ज्ञान का एनालिसिस किया गया है। मिलिंद पन्हो क्या है? तो ये संवाद है। राजा जो थे इंडो ग्रीक राजा मिलिंद, ये आगे आएंगे। इंडो ग्रीक राजा मिलिंद और जो नागसेन मुनि थे, इनके बीच का संवाद दिया गया है मिलिंद पन्हो में। ये एक बुक है मिलिंद पन्हो। फिर नेक्स्ट जो है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम धम्म का उपदेश दिया? एट विच बुद्धिस्ट साइट इन इंडिया डिड गौतम बुद्ध फर्स्ट प्रीच द धम्म? तो कहाँ पे बुद्ध ने पहले स्पीच दिया था? ऑप्शन बोध गया, बाराबर केव, कुशीनगर और सारनाथ। ये SSC MTS 2022 में आया। तो कहाँ पे बुद्ध ने पहला धम्म का उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया था सारनाथ में।
जब जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, तो उसके बाद भगवान बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध, वो सारनाथ की तरफ निकल गए, वाराणसी की तरफ। और वहाँ पे डियर पार्क में उन्हें 5 लोग मिले जो 5 उसके शिष्य बन गए। और इन्हीं 5 लोगों को जो पहला ज्ञान दिया था, पहला उपदेश दिया था, उसे कहते हैं धम्म का ज्ञान। बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने सारनाथ, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित, यात्रा की। यहाँ पे एक डियर पार्क था, वहाँ पे उन्हें 5 पहले के साथी, जब उन्हें ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तब के, जिनके साथ वो घूमा फिरा करते थे, मतलब जब वो मोक्ष की प्राप्ति में भटक रहे थे, वो मिले। और उनको उन्होंने जब पहला उपदेश दिया तो उसे ही कहते हैं कि ये धम्म का उपदेश था। पहले सरमन, जो पहला ज्ञान जो दिया था, पहला उपदेश, उसमें उन्होंने क्या क्या बताया था, मतलब उसके बारे में ये है कि क्या क्या हुआ था उधर। तो जो पहला ज्ञान दिया था उसे कहते हैं धम्म चक्र परिवर्तन। जो पहला ज्ञान डियर पार्क में सारनाथ में दिया था भगवान बुद्ध ने, उसे कहते हैं धम्म चक्र परिवर्तन, और या फिर इंग्लिश में कहेंगे टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म। टीचिंग क्या दी थी उन्होंने, क्या ज्ञान दिया था उनको, तो उन्होंने कहा था 4 नोबल ट्रुथ के बारे में। उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ के बारे में बताया था, और उस ट्रुथ को फॉलो करने के लिए 8 फोल्ड पाथ बताए थे, अष्टांगिक मार्ग जिसे कहते हैं। और यहीं पे धामक स्तूप बनाया गया है, जो सारनाथ पार्क में, जो मार्क करता है एग्जैक्ट स्पॉट की कहाँ पे ये इवेंट हुआ था। उस इवेंट जो जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान दिया था, उसी को मार्क करने के लिए बनाया गया धार्मिक स्तूप। अदर साइट्स जो है उसकी देख लेते हैं, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो बोध गया क्यों फेमस है, तो बोध गया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वह स्थान जहाँ उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, वो कहाँ था, बोध गया में। कुशीनगर क्यों फेमस है, कुशीनगर वह स्थान है जहाँ पे उन्होंने महापरिनिर्वाण या डेथ उनकी हुई थी। बाराबर केव क्यों फेमस है, तो ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव है इंडिया में, जो कि मौर्यन एम्पायर से है। और इसमें बुद्धिस्ट और आजीवक का, मतलब बुद्धिस्ट और आजीवक का प्रभाव इसमें दिखता है। इसका फर्स्ट, पहले उपदेश से कोई देना लेना नहीं है, पर ये जो बाराबर केव है, ये कभी कभी बीच में आजीवक जो लोग थे, आजीवक भी एक धर्म था, उसका स्थान हुआ करता था, कभी बुद्धिस्ट का, दोनों का रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कया गोम्पा द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग इन द कया गोम्पा द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग इन द वेस्टर्न हिमालय इज सिचुएटेड इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ। जो कया गोपा है, जिसे कया गोम्पा है, ये किस राज्य में है या केंद्र शासित प्रदेश में, जो वेस्टर्न हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। ये एसएससी CHSL 2023 में आया था। तो ये कहाँ पे है, कया गोम्पा। तो कया गोम्पा जो है, ये ऑप्शन क्या है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर। किस में है, तो हिमाचल प्रदेश में कया गोम्पा। तो कया गोम्पा, जिसे हम की या कया गोम्पा भी कहते हैं, ये स्पीति वैली जो है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पे है। ये सिग्निफिकेंस इसका क्यों है, महत्व क्या है इसका, तो महत्व ये है, ये 4166 मीटर ऊपर है सी लेवल से, और यहाँ पे मोनेस्ट्रिक आर्किटेक्चर का ये प्राइम एग्जाम्पल है, जो मठ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे कई बार अटैक किया गया है, कई बार डैमेज किया गया है, लेकिन ये आज भी है, और ये बॉक्स लाइक शेप में है। ये लर्निंग हब हुआ करता था किसका, लामास का। और ये अपने मुराल के लिए फेमस है, जो यहाँ पे सुंदर भित्ति चित्र होते थे, थांगता पत्थर चित्र जो होते थे उसके लिए फेमस है, और रेयर मैन्युस्क्रिप्ट के लिए फेमस है। जो पश्चिम हिमालय कई क्षेत्रों में फैला हुआ है, लेकिन इसे एक इस प्रकार पहचाना जा सकता है, मतलब इस
पश्चिम वाले में कई क्षेत्र हैं, लेकिन ये जो एरिया है ये इसीलिए फेमस था, कया गुम्पा। और बाकी देखें तो लद्दाख, लद्दाख क्या है, लद्दाख में फेमस मोनेस्ट्री कौन सी कहाँ पे है, हेमिस और तिक्षे में। उत्तराखंड में देखें तो मोनेस्ट्री कहाँ है, देहरादून में है। बट कया गुम्पा नहीं है, कया गुम्पा तो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीजीएल 2021 में आया था। द प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध's बर्थ वाज अ ग्रोव नोन एज गौतम बुद्ध का जन्म स्थान एक उपवन था जिसे डैश के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन काबूस, काबूज, लुम्बिनी, मंगार बानी और मावफ्लांग। तो क्या था उस जगह का नाम? ग्रोव का मतलब होता है एक तरीके का फॉरेस्ट। तो जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था एक ग्रोव में हुआ था, मतलब एक ग्रोव था, और उसको क्या कहा जाता है उस जगह को? तो उसको कहते हैं लुम्बिनी। लुम्बिनी, एक मिनट, लुम्बिनी जो था, यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी है कहाँ पे? तो लुम्बिनी है साउथ नेपाल में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 623 BCE में। ग्रुप क्या होते हैं? ग्रुप परंपरा के अनुसार रानी माया देवी ने सिद्धार्थ गौतम को अपने मायके जाते समय जन्म दिया था। वे खूबसूरत लुम्बिनी वन में रुकी और वहाँ और 1 साल के पेड़ के सहारे बैठी रही, तभी उन्हें प्रसव पीड़ा हुई। मतलब जब क्वीन माया, जो गौतम बुद्ध की मम्मी थी, वो अपने मायके जा रही थी तो लुम्बिनी होते हुए जा रही थी, और लुम्बिनी उस समय घना वन टाइप का एरिया था, जंगल टाइप का। तो वहीं पे वो रुकी और वहीं पे उन्होंने जन्म दिया था सिद्धार्थ गौतम। अशोक का पिलर 249 ईस्वी पूर्व में जो लुम्बिनी थी वहीं पे अशोक ने एक पिलर बनवाया था। लुम्बिनी में सैंडस्टोन का पिलर था ये 249 BC में। और आज उसी लुम्बिनी को यूनेस्को का स्टेटस मिल रखा है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। अदर ऑप्शन को देखें तो काबूज क्या थे? तो ये सैक्रेड ग्रुव्स होते थे। सैक्रेड ग्रुव क्या? जैसे कोई गांव है, गांव में एक जंगल है, जैसे ये गांव है और इस एरिया में कोई जंगल है, ये एरिया में जंगल है, तो ऐसा माना जाता था कि जो लोकल देवी देवता है वो उस जंगल में निवास करती है, तो इस जंगल को काटा नहीं जाता, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, इसीलिए इसको कह देते हैं सैक्रेड ग्रुव। ग्रुव का मतलब ही जंगल होता है जी। हाँ, ग्रुव्स मतलब जंगल, एक तरीके का जंगल, प्योर जंगल में। तो काबूस क्या थे? ये सैक्रेड ग्रुव्स होते थे। कहाँ पे होते हैं? कहाँ पे? केरल में। किसको डेडिकेटेड होते हैं? वहाँ के लोकल देवी देवताओं को। मंगरबानी, मंगरबानी क्या है? ये एक सिग्निफिकेंट पैलियोलिथिक साइट है और सैक्रेड ग्रुव है। कहाँ पे? अरावली हिल में। तो मंगरबानी जो है यह अरावली पहाड़ियों में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरा पाषाणिक स्थल है और पवित्र ग्रुव या उपवन है। माओफ्लांग, माओफ्लांग क्या है? एक एंशियंट सैक्रेड ग्रुव है। कहाँ पे? ईस्ट काशी हिल, मेघालय। तो माओफ्लांग भी एक ग्रुव है। कहाँ पे है ये ग्रुव? तो ये मेघालय के ईस्ट काशी में। मंगरबानी, मंगरबानी क्या है? ये भी एक सैक्रेड ग्रुव है। ये कहाँ पे? अरावली पहाड़ी, दिल्ली NCR में। और काबूस क्या है? ये भी एक सैक्रेड ग्रुव है और ये कहाँ पे? केरल में है। और महात्मा बुद्ध का जन्म जो जिस ग्रुव में हुआ था उसका नाम था लुम्बिनी। उस टाइम ये ग्रुव था। अब लुम्बिनी एक बहुत ही अच्छा शहर है। अशोक के टाइम में भी लुम्बिनी बहुत बड़ा शहर हो गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन SSC CGL 2021 में, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड लॉर्ड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट? तो किन में से किस प्लेस पे, किस स्थान पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन राजगीर, सारनाथ, बोधगया, वैशाली। तो कहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो हमें पता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में, बोधि ट्री के नीचे, जो बोधि ट्री था उसके नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पे? बोधगया में।
बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, और जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ ये चल दिए वाराणसी की तरफ। वाराणसी में ये सारनाथ में अपने 5 पुराने दोस्त, या जो कह ले जिनके साथ भटका करते थे पहले ज्ञान के लिए, उनसे मिले और उनसे मिलके उनको ज्ञान दिया, जिसे कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। वहीं पे एक स्तूप भी बनाया गया था। वैशाली, ये तो हमें पता ही, देखते हैं एक बार। तो बोध गया इसका आंसर है। और बोध गया जो है ये सबसे ज़्यादा फेमस इसीलिए क्योंकि यहीं पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब प्राप्ति हुई थी? तो जो भगवान बुद्ध थे ये जब पैदा हुए थे तो इनको जो एक पूजा पंडित थे उन्होंने कहा था या तो ये सन्यासी बनेंगे या बहुत बड़े राजा बनेंगे। तो इससे प्रभावित होकर इनके जो पापा थे शुद्धोधन ने क्या किया था, इनको कभी घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया और इनको सारी सुख सुविधाएं दी। फिर ये रास्ते में जाते हैं तो ये 4 चीज़ देखते हैं, वो आगे देखेंगे। तो उसमें से एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं और एक भिखारी को देखते हैं। ऐसे 4 चीज़ें देखते हैं। इसके बाद इन्होंने मन बना लिया कि मैं अब मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो 29 साल की उम्र में ये घर से बाहर निकल गए थे और घर से बाहर निकल के भटकते रहे कई साल तक, और अंत में 35 साल की एज में इन्होंने मेडिटेशन किया। किसके नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। उसी पीपल के वृक्ष को आज बोधि ट्री कहते हैं और वो पेड़ आज भी है। तो उसी के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और फिर ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसे कहते हैं उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। जबकि इसी ज्ञान को जो अब अगर हम जैन धर्म में देखेंगे तो जैन धर्म में जब महावीर को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उसे क्या कहा गया था? उसे कहा गया था केवल्य। तो महावीर को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उसे कहा गया था केवल्य, और वहीं जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे कहते हैं निर्वाण। और इन्होंने जो डिस्ट्रैक्शन जो किए थे, मारा नाम के एक डीमन ने, जो राक्षस ने कई डिस्ट्रैक्शन किए, इनको कई प्रलोभन दिए, कई रुकावट डाली, फिर भी ये हटे नहीं और इन्होंने अंत में ज्ञान प्राप्त किया, निर्वाण जिसे कहते हैं। उसी पीपल के वृक्ष को आज कहते हैं महाबोधि ट्री और उसी के आसपास बनाया गया महाबोधि टेम्पल, और ये बहुत ही फेमस टेम्पल है बौद्ध धर्म के हिसाब से। अदर लोकेशन देखें तो राजगीर क्या थी? तो हमने देखा कि राजगीर जो थी ये मगध की पहली कैपिटल थी और बुद्ध ने यहाँ पे कुछ टाइम बिताया यहाँ पे। और कहाँ पे इसमें बिताया था? गृध्रकूट, ये नाम है गृध्रकूट, गृध्र शिखर भी कहते हैं। और राजगीर वो जगह थी जहाँ पे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुआ था। सारनाथ वो जगह थी जब महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त कर लिया था बोध गया में, तो वो सारनाथ की तरफ आए और पहली बार जब उन्होंने यहाँ पे ही सारनाथ के डियर पार्क में ही पहला उपदेश दिया था। किसे? 5 जनों को। वैशाली में महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम ज्ञान दिया था। अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? वैशाली में। और यहीं पे इन्होंने कहा था कि अब वो देह का त्याग कर देंगे। और यहीं पे उन्होंने पहली बार, तो ये पूछ सकते हैं कि पहली बार महिलाओं को संघ में दीक्षा किसने दी थी? मतलब संघ में अलाव किसने कब किया गया था, कहाँ पे किया था? तो वैशाली जगह थी जहाँ पे संघ में अलाव किया था। अब नेक्स्ट जो है ये है कि गौतम बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित थे? ये एसएससी सीजीएल 2016 का है। टू विच गणराज्य गौतम बुद्ध बिलोंग? किस गणराज्य से बिलोंग करते थे गौतम बुद्ध? तो पहला ऑप्शन है शिबी, दूसरा शाक्य, तीसरा शूरसेन, चौथा साबारा। तो हमने देखा कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और शुद्धोधन कौन से गणराज्य से थे? शाक्य गणराज्य से, शाक्य क्लैन से रखते थे संबंध। तो आंसर है शाक्य। गौतम बुद्ध जो थे वो बिलोंग करते थे शाक्य गणराज्य को।
शाक्य गणराज्य के बारे में हम देखें तो शाक्य गणराज्य जो था वो एक क्षत्रिय गणराज्य था, क्षत्रिय क्लैन से था, सोलर लीनियज से था, मतलब जो सूर्यवंशी होते हैं उससे रिलेटेड था। कैपिटल क्या थी शाक्य क्लैन की? तो कपिलवस्तु। और ये कहाँ पे था? तो ये फुटहिल्स हिमालय के जो नेपाल में वहाँ पे था। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखें तो शाक्य जो था ये एक गणराज्य था, शाक्य क्लैन। और यहाँ पे जहाँ निर्णय जो थे वो संथागर नाम की एक सामूहिक सभा से के द्वारा लिया जाता था, जहाँ पे जो एल्डर लोग होते थे, वरिष्ठ लोग होते थे, वो लेते थे निर्णय। महात्मा बुद्ध के पापा का नाम शुद्धोधन, वो क्या थे? राजा थे शाक्य क्लैन के। इसीलिए उन्होंने, क्योंकि उनके पापा शाक्य क्लैन के थे, इसलिए उन्हें कहते हैं शाक्य मुनि। अपने वंश के कारण ही बुद्ध को अक्सर शाक्य मुनि कहा जाता है। अदर देख लेते हैं कि बाकी इनकरेक्ट क्यों है। तो शिबी, शिबी क्या है? ये जातक कथाओं में और महाभारत में एक किंगडम की चर्चा की गई जिसका नाम है शिबी। और ये किंगडम किसका था? तो ये राजा शिबी का था। तो जातक कथा और महाभारत में शिबी राज्य का वर्णन है, और शिबी राज्य के राजा थे शिबी, और उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। सुरसेन, सुरसेन क्या है? तो ये 16 महाजनपद जो होते थे उसमें से एक महाजनपद थी सुरसेन, और सुरसेन की जो कैपिटल थी उस महाजनपद की मथुरा। शबारा क्या था? ऐतिहासिक रूप से यह एक वन में रहने वाली एक जनजाति या समुदाय थी। तो शबारा एक जनजातीय समुदाय थी महात्मा बुद्ध के टाइम पे। तो अगला क्वेश्चन है जो कि CHSL 2017 में आया था। विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड सून आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्ध? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद कौन सा बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया? ऑप्शन है 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल, 2nd बुद्धिस्ट काउंसिल, 1st बुद्धिस्ट काउंसिल। तो कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल होगी? तो इसका सिंपल आंसर है 1st, क्योंकि महात्मा बुद्ध के मरने के बाद ही पहली काउंसिल बुलाई गई थी। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो 483 में हुई थी। और कहाँ हुई थी ये पहली बुद्धिस्ट काउंसिल? तो ये हुई थी राजगृह में। कब? जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी या महापरिनिर्वाण उन्होंने अटेन कर लिया था। तो पहली जो काउंसिल हुई थी इसमें बुद्धिस्ट के टीचिंग्स को प्रिजर्व करने की बात की गई थी कि ये कहीं लॉस्ट ना हो जाए। और पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कहाँ थी? राजगृह में, या राजगीर जिसे कहते हैं, वहाँ पे सत्तापानी केव में हुई थी। और किसके उस टाइम वहाँ के राजा कौन थे राजगृह के? तो वो थे अजात शत्रु। हमने देखा था हरियंका वंश। तो हरियंका वंश जो था मगध वंश का, उसमें पहले थे कौन? बिंबिसार। बिंबिसार के बेटे थे अजात शत्रु। और इन्हीं के टाइम पे हुआ था क्या? इन्हीं के टाइम पे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। और कौन से मुनि ने इसको प्रिसाइड किया था, अध्यक्षता की थी? तो महाकश्यप, ऋषि महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। और आउटकम क्या आया कि जो बुद्धिस्ट की टीचिंग है उसको पिटक्स में, मतलब बास्केट, पिटक का मतलब होता है बास्केट, पिटक में बांट दिया जाए। तो इसलिए 3 पिटक बन के आए थे, त्रिपिटक जिसे कहते हैं। पहला विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक जो था, जो सुत्त पिटक था, उसे रिसाइट किया था आनंद ने। ये पूछ सकता है आनंद कौन था? ये सबसे क्लोजेस्ट चेला जो था महात्मा बुद्ध का, वो आनंद था। और इसने सुत्त पिटक को पढ़ा था, मतलब रिसाइट किया था, क्योंकि इसे राइट करना था, लिखना था। तो आनंद ने उस ज्ञान को, जो था महात्मा बुद्ध के ज्ञान को, सुत्त पिटक में रिसाइट किया था। सुत्त पिटक में एक्चुअल में दिया क्या है? सुत्त पिटक में किस लिए फेमस है सुत्त पिटक? तो इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं। सुत्त पिटक को रिसाइट किया था आनंद ने, और इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं। जबकि विनय पिटक जो है, इसे रिसाइट किया था उपाली ने, और इसमें डिसिप्लिन जो बताया गया था मोनेस्ट के लिए, कि जो भिक्षु और भिक्षुणी है वो क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, ये सब जो दिया गया डिसिप्लिन के बारे में, ये विनय पिटक में। और सुत्त पिटक में बुद्ध के सरमन है। और सुत्त पिटक
विनय पिटक, और बाद में ये सुत्त पिटक और विनय पिटक ये आए थे फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिस्ट में, जो कि अजात शत्रु के टाइम में था 483 बीसी में। तो 483 बीसी में पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था अजात शत्रु के टाइम में, और वहाँ पे 2 पिटक आए थे। और जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होगा ना, वहाँ पे आएगा अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक पिटक, तो वहाँ पे आएगा अभिधम्म पिटक। ठीक, तो अभिधम्म पिटक जो है ये आएगा दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में। अब देख लेते हैं 4 काउंसिल हुए थे बुद्धिस्ट की। फर्स्ट काउंसिल कब हुई थी बुद्धिस्ट की? तो वो हुई थी 483 बीसी में, भगवान बुद्ध के मरने के कुछ समय बाद। कहाँ पे हुई थी फर्स्ट काउंसिल? राजगृह में। उस टाइम वहाँ का राजा कौन था? अजात शत्रु। और ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भगवान बुद्ध की टीचिंग्स है उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए, उसके लिए 2 पिटक आए थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक। फिर सेकंड काउंसिल जो हुई थी बुद्ध की, कहाँ हुई थी? 383 बीसी में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। किसके टाइम पे? कौन था राजा वहाँ का? कालाशोक। और यहाँ पे क्या एड्रेस किया गया था? तो जो डिस्प्यूट था मोनेस्टिक डिसिप्लिन को लेके, उसको एड्रेस किया गया था कि क्या एक भिक्षु ये कर सकता है या ये नहीं कर सकता, वो उनके लिए जो डिसिप्लिन बनानी थी उसके बारे में। थर्ड जो काउंसिल हुई थी वो 250 बीसी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। राजा कौन था? अशोक। तो अशोक महान के टाइम में थर्ड काउंसिल हुई थी, और यहाँ पे अभिधम्म पिटक लिखा गया था। अभिधम्म पिटक जो ऐड किया गया था वो अशोक के टाइम में हुआ था, और अब जाके ये त्रिपिटक बन गया। और इसी काउंसिल के बाद अशोक ने जो मिशनरीज थे वो कई देशों में भेजे, जिसमें अपने बेटे महेंद्र को और अपनी बेटी दोनों को, अपने बेटे और बेटी दोनों को श्रीलंका भेजा था। चौथा जो था बुद्धिस्ट काउंसिल वो 72 एडी में हुआ था, मतलब ईसा के जन्म के 72 साल बाद। कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में। राजा कौन था उस टाइम? कनिष्क। और यहाँ पे जाके जो बुद्धिज्म था वो 2 पार्ट में बट गया, एक हीनयान, एक महायान। हीनयान वो बुद्धिस्ट होते थे, हीनयान, जो बुद्ध की ओरिजिनल बातों को मानते थे, ओरिजिनल बातों को। और महायान थे वो बुद्ध की ओरिजिनल बातों को नहीं मानते थे, ये मॉडर्न थे थोड़े, ये मॉडर्न थे। इन्होंने कहा कि बुद्ध जब तक थे तभी उन चीज़ों का पालन किया जा सकता था, अब उसमें थोड़े बदलाव किया जा सकता है। तो ये क्या करते थे? ये आइडल वर्शिप करते थे बुद्ध की, मतलब भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे, जैसे हिंदुइज्म में की जाती है। और ये पहले तो ये आइडल वर्शिप करते थे, प्लस ये संस्कृत का प्रयोग ज़्यादा करते थे, जबकि ये आइडल वर्शिप नहीं करते थे और ये पाली का उपयोग ज़्यादा करते थे। वही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो एसएससी सीपीओ 2019 में आया है कि इन विच सिटी वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? ऑप्शन है, मतलब तीसरी बुद्धिस्ट परिषद किस शहर में आयोजित हुई थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, बी रंगून, सी पाटलिपुत्र, डी श्रावस्ती। तो कहाँ पे हुई थी तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल? ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। हमने देखा कि पाटलिपुत्र में हुई थी। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? एक मिनट, पहली हमें पता है कहाँ पे हुई थी, राजगृह में, जो मगध की पहली राजधानी थी। राजा कौन था उस टाइम पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में? अजातशत्रु। और किसने उसको अध्यक्षता की? महाकश्यप ने। और कब हुआ था? 483 बीसी। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? तो वो हुई थी वैशाली में। राजा कौन था? पैटर्न किसने किया था? कालाशोक। और चेयरमैन कौन था, मतलब कि उसे अध्यक्षता किसने की थी? तो साबाकामी मुनि ने। और कब? 383 बीसी में। और जो थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल जिसके बारे में पूछा गया वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। उस समय वहाँ का राजा कौन था? द ग्रेट अशोक, किंग सम्राट अशोक। और वहाँ की अध्यक्षता किस मुनि ने की थी? तो मोगालीपुत्र तीसा ने की थी वहाँ की अध्यक्षता। कब हुआ था ये? 250 बीसी में, क्योंकि
अशोक 260 बीसी 200 300 261 में तो अशोक गद्दी पे बैठा था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? तो ये कुंडल वन जो कश्मीर में वहाँ हुई थी। राजा कौन था उस टाइम? कनिष्क। और वहाँ का जो अध्यक्ष था वो कौन था? वासुमित्र। और किस समय हुई थी? 72 AD में। सेम वही चीज़ हिंदी में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में डैश संघ परिषद का आयोजन हुआ था। वन ऑफ द मेजर इवेंट्स ऑफ अशोक्स रियन was the convening of the Dash Buddhist Sangh Council in 250 BC in the capital of पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में 250 BC में अशोक के टाइम कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था? ये पूछा गया CGL 2021 में। ऑप्शन है 3rd, 4th, 2nd, 1st। कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था अशोक के टाइम में 250 BC में? तो आंसर है 3rd, क्योंकि हमने देखा पहला कहाँ पे हुआ था? राजगीर में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्र जब अशोक राजा थे। कब? 250 BC में, बिफोर क्राइस्ट। और चौथा कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडल ग्राम में, तो कश्मीर में। तो हम फिर से रिकैप करें तो देखें कि पहला हुआ था कहाँ पे? राजगीर में, अजातशत्रु राजा था। सेकंड काउंसिल कहाँ हुई थी बुद्धिस्ट की? वैशाली में, कालाशोक वहाँ पे राजा था। थर्ड पाटलिपुत्रा में थी थर्ड काउंसिल, और वहाँ पे राजा कौन था? अशोक। और फोर्थ काउंसिल कहाँ हुई थी? तो फोर्थ काउंसिल हुई थी कश्मीर के कुंडल ग्राम में, जब राजा था कनिष्क। राजा कनिष्क था कहाँ पे? कश्मीर में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इन विच लैंग्वेज डिड मोस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर रिटन? SSC JEE सिविल 2018 में आया है। तो अधिकांश बौद्ध ग्रंथ जो है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी मगधी, ऑप्शन सी प्राकृतिक, ऑप्शन डी पाली। कौन सी भाषा में लिखे गए अधिकांश? तो वो लिखे गए पाली। जो संस्कृत थी ये वैदिक एज की भाषा थी। जो संस्कृत लैंग्वेज है ये वैदिक एज की लैंग्वेज है। और दूसरा महायान बुद्धिज्म जो है उनकी भी लैंग्वेज जो है वो यही है, संस्कृत का ज़्यादा प्रयोग करते थे। और प्रकृति जो है ये जैन रिलीजियन, जैन धर्म की भाषा थी। ज़्यादातर ग्रंथ जो जैन के लिखे हैं वो प्रकृति में लिखे हैं। पाली ये कॉमन लैंग्वेज की बोली थी और यही बुद्धिज्म धर्म की भाषा थी, क्योंकि ज़्यादातर जो ग्रंथ हैं इसके पाली में ही लिखे गए हैं। तो आंसर होगा पाली। तो पाली जो थी ये क्यों एसोसिएटेड थी? ये बुद्धिस्ट के ज़्यादातर जो स्क्रिप्चर्स है, ग्रंथ, ये पाली में लिखे गए। और पाली ही क्यों? क्योंकि पाली जो थी ये कॉमन लोगों की भाषा थी, इसलिए पाली। संस्कृत जो थी वो सिर्फ इलीट क्लास के लोग बोलते थे, जो ब्राह्मण होते थे, पुरोहित वर्ग के वो। अब हम देखते हैं कि बौद्ध से एक और चीज़ जुड़ा हुआ है, वो है त्रिपिटक। हमें पता है त्रिपिटक का मतलब 3 बास्केट, और 3 त्रिपिटक थे, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, और एक और पिटक था, सुत्त पिटक था, अभिधम्म पिटक था, और एक और पिटक था, नाम क्या है उसका? एक मिनट। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक जो थे 2, ये तो फर्स्ट काउंसिल जो हुए थे उसमें बने थे। और अभिधम्म पिटक जो था थर्ड काउंसिल, जब वो पाटलिपुत्र में थर्ड काउंसिल हुआ था 250 में अशोक के टाइम में, तब। लैंग्वेज जो थी ये उस टाइम की लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? तो वो पाली बोलते थे। तो पढ़ लेते हैं हिंदी में। बुद्ध ने स्थानीय बोलियों में से उपदेश देना पसंद किया था ताकि समानता और मुक्ति का उनका संदेश जो है जाति या शिक्षा की परवाह ना किए बगैर लोगों के समझ में आ जाए।
फिर संस्कृत, तो संस्कृत जो थी वो किससे रिलेटेड है, तो एक तो वैदिक लोगों से रिलेटेड है संस्कृत। दूसरा, संस्कृत यूज होती थी महायान टेक्स्ट में। जैसे अश्वघोष, ये भी एक बुद्धिस्ट वो विद्वान है, इनकी जो भी बुक्स थी, जो महायान बुद्धिस्ट था, उनकी जो भी बातें थी वो संस्कृत में होती थी। मगध के लोगों का एक डायलेक्ट है, और मगधी से ही इवॉल्व होके पाली लैंग्वेज बनी है। मगधी थी पहले, फिर वही लैंग्वेज इवॉल्व होके पाली बनी है। प्राकृत लैंग्वेज, तो प्राकृत लैंग्वेज तो जो था ये ज़्यादातर ये जैन से धर्म से रिलेटेड है। पाली, बुद्धिस्ट के जितने भी बुक्स ग्रंथ लिखे गए वो पाली में लिखे गए। पाली, पाली क्या है, ये जो थेरावाद, जो ओल्डेस्ट स्कूल है बुद्धिस्ट का सबसे ओल्डेस्ट स्कूल है थेरावाद, उसकी जो भी बुक लिखी धर्म ग्रंथ वो पाली में लिखी गई है। जबकि प्राकृत या मगधी को ही प्राकृत लैंग्वेज कहते हैं, मतलब मगधी और प्राकृत है अलग पर सेम है। तो बुद्ध जो थे ये मगधी प्राकृत भी बोलते थे, बट ज़्यादातर वहाँ के लोग कॉमन पीपल थे वो पाली बोलते थे। पाली का ही जो पुराना नाम है, या पाली जिससे वॉल्व हुई है पाली लैंग्वेज, वो मगधी प्राकृत लैंग्वेज ही है। तो जैन जो थे ये मगधी प्राकृत, एक मिनट, जो मगधी प्राकृत लैंग्वेज थे ये जैन से एसोसिएटेड है, और यहीं आगे इवॉल्व होके पाली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई। जैसे देवनागरी हिंदी, जैसे संस्कृत थी, बाद में ये देवनागरी हिंदी में कन्वर्ट हुई, या संस्कृत से कई लैंग्वेज निकले, और आज देवनागरी हिंदी की जगह हम हिंदुस्तानी हिंदी बोलते हैं, जिसमें उर्दू भी और पर्शियन वर्ड भी शामिल है, इंग्लिश वर्ड भी शामिल है। संस्कृत, तो संस्कृत किससे रिलेटेड है, महायान बुद्धिस्ट टेक्स्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आखिरी क्वेश्चन है इसका, कि बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू महायान एंड हीनयान ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। तो किस शासक के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था। एसएससी जेई सिविल 2018 का है। ऑप्शन कनिष्क, चंद्रगुप्त टू, अशोक, या नन ऑफ दीज। तो किसके टाइम में बौद्ध धर्म जो था महायान और हीनयान में टूट गया था, वो था कनिष्क। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में हुआ था, और यहाँ पे क्या हुआ था, 2 पिटक आए थे, 2 पिटक आए थे। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, वैशाली, और यहाँ पे जो डिसिप्लिन के बारे में बताया गया था कि क्या क्या वहाँ के जो भिक्षु भिक्षुणी डिसिप्लिन रखेंगे। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ये हुआ था पाटलिपुत्र, अशोक के टाइम में, और यहाँ पे क्या हुआ था, तीसरा पिटक जो अभिधम्म पिटक था वो आया था, और अशोक ने फिर कई देशों में अपने अनुयायी मतलब लोगों को भेजा धर्म का फैलाव करने के लिए। और फोर्थ जो काउंसिल हुई थी वो हुई थी कश्मीर, और कश्मीर में किसके अंदर, कनिष्क, राजा कनिष्क, और इनके ही अंदर हुई थी। और यहाँ पे जो बुद्धिस्ट था वो 2 धर्म में टूट गया। एक तो पहला है हीनयान जो ओरिजिनल बुद्धिज्म को मानते हैं, और जो मॉडर्न बुद्धिज्म को मानते हैं वो महायान। तो आज जो भी जापान और ये सब कंट्री जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के, ये महायान बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, और हीनयान सिर्फ भारत में ही फॉलो होता है और 1-2 देशों में और फॉलो होता है। तो इसका आंसर क्या था, जैसे कि हमने पढ़ लिया कि जो द फॉर्मल स्प्लिट ऑफ बुद्धिज्म इनटू महायान एंड हीनयान ऑकर्ड इन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। चार बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में जो है ये क्या है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ कब था, 72 एडी में। किसके टाइम में हुआ था, कनिष्क के टाइम में हुआ था, जो कुषाण डायनेस्टी का राजा था। कहाँ हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर।
और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में मुनि कौन थे उस टाइम जिन्होंने अध्यक्षता की, तो उसको कहते हैं वसुमित्र, या और दूसरे मुनि थे अश्वघोष। दोनों ने मिलके चेयरमैन थे, मतलब कि अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। और व्यू देखे बुद्धा के, तो हीनयान और महायान में क्या अंतर है, तो ये देखते हैं। तो हीनयान में महात्मा बुद्ध को एज ए टीचर के रूप में देखा जाता है, शिक्षक के रूप में, और एक बहुत महान सोल, एक महान आत्मा के रूप में देखा जाता है। जबकि महायान में क्या होती है, भगवान बुद्ध को गॉड के रूप में देखा जाता है, और इसलिए उनकी पूजा होती है, आइडल वर्शिप होता है भगवान बुद्ध का। कहाँ पे, महायान में। और बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया था। जबकि हीनयान में उनके जो थॉट्स होते थे, सेल्फ डिसिप्लिन, इन सबको फॉलो किया जाता है। हीनयान की लैंग्वेज क्या थी, प्राइमरी लैंग्वेज पाली, और जबकि महायान की प्राइमरी लैंग्वेज संस्कृत। हीनयान कौन से देशों में फैला है, तो श्रीलंका में, म्यांमार, थाईलैंड। और जबकि महायान कौन से देश में फैला है, तो चीन में जो बौद्धिज्म फैला है वो महायान है, कोरिया में जो बौद्धिज्म फैला है महायान है, जापान में जो बुद्धिज्म फैला है महायान है, और तिब्बत में भी जो है महायान। यही चीज़ हिंदी में है। और इतना आज के लिए इस वीडियो में काफ़ी। अगला जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब और लाइक करें।